हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के अच्छे YouTube चैनल्स में से एक O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हमने आपके पीछे की क्लासेस में जो भी कवर किया है वो चल रहा था आपका टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और ये उम्मीद करता हूँ आज की लास्ट क्लास होगी और चैप्टर यहाँ पर एकदम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे, इसी में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कराएंगे। यहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट होगा आपका, अलग से होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे और PYQs को यहाँ स्पेशली रखा जाएगा, जितना भी टॉपिक होगा, जो भी क्वेश्चन होगा वैसा। तो चलिए, इससे पहली क्लास में मैंने बात किया था मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, और उसमें मैंने एक डिसऑर्डर के बारे में बात किया था क्लास की स्ट्रेंथ के हिसाब से। हमने क्लास को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं रखा है, जिससे कि बच्चा पढ़े तो उसको शॉर्ट में क्लास फिनिश होता चला जाए, ऐसा। अभी इस क्लास में जो टॉपिक है आप लोगों का मेंडेलियन डिसऑर्डर 2, पहली क्लास में हमने बात किया था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, यानी कि कलर विजन की वहाँ प्रॉब्लम थी। कलर विजन बेसिकली कहाँ है, देखने की प्रॉब्लम है, कहाँ आपकी आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्पेशली उसमें बात करें तो आपके आँखों में कॉन्स की प्रॉब्लम है, जो कि उसके रिजल्टेंट में क्या हो रहा था, हम वहाँ पर कलर के विजन को आइडेंटिफाई प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे, ऐसा। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अभी ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 है, इसको आज हम लोग ओवरऑल फिनिश कर लेंगे, और इसके बाद का जो थोड़ा सा पार्ट है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, प्यारे बच्चों, उसको भी हम लोग ओवरऑल फिनिश कर देंगे, ऐसा। चलिए, मैं एक बार बता दूं आपको, आपके सिलेबस में जो डिसऑर्डर है ना बच्चे, क्या है बेटा, जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो डिसऑर्डर मेनली या तो मेंडेलियन है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, या वो डिसऑर्डर है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें भी क्या है फिर, इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर मैंने आपसे बात किया था, यहां पर हम दो तरह की चीजों को स्पेशली बात करेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। कुल मिला के बात ये है कि हमें जो बात करनी है वो दोनों के बारे में बात करनी है, रिसेसिव वाले के बारे में, वे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आपका बनता है यहीं से। एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं आता आपके पेपर में बच्चों, मैं आपको सीधे सीधे से बता दूं। ऑटोसोमल डोमिनेंट एक ही ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। वो एनसीईआरटी में उसका पेडिग्री चार्ट दे रखा है, वहां पर ऐसा पेडिग्री चार्ट के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दैट इज, एक तो मैं बात करूंगा आप लोगों से, जो पहला बात किया मैंने आप लोगों से, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इसके बारे में बात किया। जो दूसरा वाला आज डिस्कस करूंगा आपसे बाकी का, वो है आपका हीमोफीलिया। वो क्या है बेटा आपका, हीमोफीलिया। ये ऑलरेडी बात हो चुका था, अभी इसको हम लोग पढ़ने जाएंगे। जबकि दूसरा वाला जो है ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या क्या है आपका, सिकल सेल एनीमिया है एक बात, दूसरा क्या है आपका, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और क्या है तीसरा आपका, ये है थैलेसीमिया है। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए अलग से। फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एंड द लास्ट वन वो क्या है बेटा, एंड द लास्ट वन पांचवा है आपका, वो है आपका यहाँ से थैलेसीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। एटलीस्ट यही है, वैसे तो कोई बचा नहीं है, कोई बचा होगा तो देख लेंगे, ठीक है, फिर भी कोई रह गया होगा तो, ठीक है जी। चलो 6 डिसऑर्डर है, 4 वो हो गए और एक यहाँ पर होगा, ऐसा। चलो आ जाओ, अब मैं सबसे पहले लेकर के चलता हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहला मैंने कल बात किया था आप लोगों से कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। आज जो मैं बात करूंगा वो कौन है, हीमोफीलिया। कौन है बेटा, हीमोफीलिया के बारे में बात करूंगा। तो जरा सुनो मेरी बात, यहां पर लिखा है हीम, और हीम नाम आता है किससे बेटा, हीम नाम आता है ब्लड से। किससे नाम आता है बेटा जी, ये नाम आता है, ये डिनोट करता है किसको, ब्लड को। एग्जैक्टली बात ऐसी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसऑर्डर है, ये कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है किसके बारे में, ब्लड के बारे में। पता होना चाहिए थोड़ा सा ऐसा।
इसके नाम से मतलब निकलता है। इसको एक और नाम बोला गया है, इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा? रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी हमें देखने को मिला था रॉयल फैमिली में, और रॉयल फैमिली बोला जाता है किसको? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के लिए। ठीक है ना? चलो तो बात करते हैं ये दूसरा बीमारी, ये भी डिसऑर्डर कैसा है? ये भी है आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव। पहली बात करते हैं, आने वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी कैसा डिसऑर्डर? ये भी है आपका एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। पॉइंट नंबर 1, तो पहला भी बात किया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और ये भी कैसा है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक पॉइंट आपका बनता है यहां से, डिजीज है यानी कि सेक्स लिंक पर है, एक्स क्रोमोसोम्स पर है, ऐसा। दूसरी बात करते हैं, इसके केस में, ब्लड के केस में क्या होगा? यहां ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि स्पेशली यहां पर क्या होता है, स्पेशली यहां पर ये होता है बेटा कि ना कोई यहां पर बनता है एक प्रोटीन। क्या बनता है बेटा? एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन जो है, उस प्रोटीन का नाम है कैस्केड प्रोटीन। क्या है बेटा? कैस्केड प्रोटीन। ये प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटीन इन्वॉल्व होता है किसमें? ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड की क्लॉटिंग में। तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं ये प्रोटीन बनना, ये प्रोटीन का बनना हो जाएगा डिस्टर्ब। ये प्रोटीन का बनना समहाउ मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये ब्लड का क्लॉटिंग भी नहीं होगा। इससे क्या होगा? अगर कोई इंजरी होता है या कोई कट लगता है तो वहां पर एक्सेसिव लॉस हो जाएगा ब्लड का, एक्सेसिव लॉस देखने को मिलेगा बेटा। किसका बेटा जी? ब्लड का लॉस देखने को मिलेगा, ऐसा। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। इन दिस प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है, वो प्रोटीन क्या हो जाएगा? अफेक्टेड, ऐसा। इज अफेक्टेड, उससे होगा क्या? तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? अगर एक सिंपल सा कट भी लगेगा उसके रिजल्ट में नॉन स्टॉप होगी ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ऐसी हो जाएगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग नहीं होगी। एक्चुअली ऑन एन एवरेज ब्लीडिंग का टाइम माना जाता है आपका 2 to 6 मिनट, मिनिमम 2 मिनट और मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होगा। इट मीन्स कभी कभी ये एक्सेसिव लॉस डेथ को भी कॉज कर सकता है, ऐसा। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील, और उसके लिए हम लोगों ने बनाया है कैपिटल एच और क्या है बेटा? स्मॉल एच। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एस से। अगर बात करते हैं एच, कैपिटल एच जो डिनोट कर रहा है बेटा, ये कैपिटल एच बता रहा है किसको? नॉर्मल को। ठीक है, क्यों? एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो ये रिसेसिव वाले पे होगा, उस पे वापस नहीं होगा। एच, कैपिटल एच नॉर्मल एलील एंड स्मॉल एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफीलिया। तो एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं फीमेल के लिए, मुझे लिखना है फीमेल को नॉर्मल, फीमेल होती है एक्स एक्स, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, ये रिसेसिव है। अगर कैपिटल एच लिख रहा हूं तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि ये फीमेल कैसी होगी? ये फीमेल होगी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात करते हैं, एक्स एच एक्स स्मॉल एच, ये है कैसा? हेट्रोजाइगस कंडीशन। कैसा है बेटा? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है ना? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कैसी होगी? कैरियर, एक रिस्पॉन्सिबल है, एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बोले यस और नो? ठीक है। सी में ट्रांसमिट, वो ट्रांसमिट कर भी सकती है और ट्रांसमिट नहीं भी कर सकती है, ऐसा। ओके, चलो जी आगे बात करते हैं। द डिजीज टू द सन्स, चांस रहेगा क्योंकि मम्मी से क्या जाएगा? एक एक्स जाएगा, जहां भी जाएगा वहां कॉज कर देगा। अगला बात करता है, रिसेसिव है एक्स स्मॉल एच, हीमोफिलिक फीमेल, ये कॉज करेगा बीमारी पक्का। जबकि एक्स एच वाई ये नॉर्मल मेल है, एच अपने आप को क्या कर रखा है? कैपिटल वाला है, स्मॉल एच होता तो स्मॉल एक्स, एक्स है कैपिटल और एच हीमोफिलिक है, वाई ये हो जाएगा आपका हीमोफिलिक मेल। ओनली एक एक्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है मेल को हीमोफिलिक बनाने के लिए, ऐसा। तो यहां से क्या करेंगे? यहां से ये करेंगे कि ऐसे करेंगे, जब इसका क्रॉस करेंगे ना, जब इसका चार्ट बनाएंगे, अगर मान लो एक्स एच ये कैसा है? क्योंकि हमने बोला है रिसेसिव डिसऑर्डर है, कैसा है? रिसेसिव है, यानी कि ये तो कैसी हो जाएगी? नॉर्मल फीमेल, ये तो हो जाएगा आपका नॉर्मल फीमेल। एक बात, एक्स एच एक्स स्मॉल एच ये कैसी हो जाएगी? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, यानी कि
ये जो फीमेल होगी, ये फीमेल होगी कैसी, कैरियर। कैसी होगी बेटा, ये फीमेल होगी आपका कैरियर। चलो अगली कंडीशन की बात करते हैं, एक्स स्मॉल एच रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये कंफर्म क्या होगी, हीमोफिलिक फीमेल होगी। अब कंफर्म बात है कि ये फीमेल कैसी होगी, हीमोफिलिक। जबकि मेल की बात करते हैं, एक्स कैपिटल एच बना लो जरा, एक्स कैपिटल एच वाई, भैया कैपिटल एच है तो ये कैसा होगा, ये होगा आपका नॉर्मल मेल होगा। एक्स स्मॉल एच वाई, इसको कैपिटल लिखेंगे, कोई बात नहीं, आप इसको कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें, लेकिन इस पे ध्यान देने वाली बात है, ये एक ही एच है, वही वाला काम हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। अब इसके ऊपर बनते हैं न्यूमेरिकल। क्या बनते हैं बेटा, न्यूमेरिकल। आपको ये चार्ट पता होना चाहिए, ये मैंने वहीं से आपको बताया है। आगे बात करते हैं जरा, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पॉइंट में इसका ये हो जाएगा, ये सारा का सारा डिसऑर्डर आपको यहां से बता दिया है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज। सर इसको रॉयल डिजीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा ये डिजीज हमें देखने को मिला था इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की फैमिली में। वो ही क्या थी, क्वीन विक्टोरिया उसका नाम है, क्वीन विक्टोरिया। वो इसको फैलाने का काम कर रही थी, वो इसके वेक्टर का काम कर रही थी, ऐसा। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चंस देखेंगे, क्या क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है वहां से, ऐसा आ जाओ। वो पहला केस हो गया आपका किसका, हीमोफीलिया का। अब अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है किसका, सिकल सेल एनीमिया। सर आपने कलर ब्लाइंडनेस की बात की, आपने हीमोफीलिया की बात करी, दोनों के दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, अब बाकी के जितने भी बचते हैं सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव। ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। तो यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या है, एक बात तो ये आती है कि ये अब वो सारे के सारे चले गए हैं एक्स लिंक्ड, तो ये रहेगा ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। पहली बात तो आती है आपका ये वाला पॉइंट कि ये कौन सा है, ये आपका है ऑटोसोमल। कैसा है बेटा, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। एक बात, नॉर्मली यहां पर क्या है, अपनी आरबीसी का शेप है, ये रहा बेटा, ये अपनी आरबीसी का शेप है, ये कैसा है, बाई कॉनकेव है। इसका शेप हो जाता है चेंज। क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। अभी दिखाता हूं कैसे चेंज होता है। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा सिकल शेप, इसका शेप हो जाएगा सिकल शेप्ड, आधे चांद के जैसा। ये लगता है जैसा आधा चांद हो गया वैसा। ये अपनी आरबीसी, ये आरबीसी कैसी होगी, सिकल शेप्ड, इलोंगेटेड हो जाती है शेप ऐसा। तो क्या कह रहा है, ये कहां से कहां फैलता है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड, ये फैलता है फ्रॉम कहां, पेरेंट से। कहां बेटा, पेरेंट से टू द ऑफ स्प्रिंग, उनके पेरेंट से कहां जाता है, उनके बच्चों में। लेकिन जाता कैसे है, ये जाता तब है जब दोनों के दोनों पेरेंट आर कैरियर, बोथ पेरेंट आर कैरियर। सर ये कंडीशन कैसे देखने को मिलेगी, जब कंडीशन होगी हेटेरोजाइगस वाली। अभी मैंने आपको दिखाया एक बात, हेटेरोजाइगस फीमेल में तो समझ में आता है, लेकिन मेल में कैसे बात करेंगे, फॉर द जीन। आओ जरा इसका कंडीशन मैं आपको समझाता हूं कैसे। जब हेटेरोजाइगस होगा तभी होगा, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील। पहले मैंने आपको दिखाया कैपिटल एच स्मॉल एच, यहां पर क्या है, ये आपका ब्लड है, और ब्लड पर जो एलील है, ये हीमोग्लोबिन नाम बता रहा है ब्लड पर। एक है कैपिटल ए और दूसरा है एस। ए है नॉर्मल और एस क्या है बेटा, सिकल शेप्ड। ये कंडीशन कैसी, हेटेरोजाइगस की कंडीशन है ऐसा। तो देखो ए और एस, ये कैरियर है या सिकल शेप्ड ट्रेट होगा। अगर ए होगा तो सिर्फ कैसा होगा बेटा, होमोजाइगस कंडीशन की बात करेंगे, HbA हीमोग्लोबिन पर ए एलील, हीमोग्लोबिन पर ए एलील, ये वाली कंडीशन होमोजाइगस, और ये ट्रीट होगा एज अ नॉर्मल। एक बात, जब ये होगा हेटेरोजाइगस, एक नॉर्मल और एक कैसा होगा, सिकल शेप, तब ये कैरियर होगा। क्या होगा बेटा, कैरियर। और फीमेल में कैरियर कैसे ट्रीट होगी, एज अ नॉर्मल, लेकिन जो मेल के लिए जाएगा वहां पर वो सिकल शेप ट्रीट हो जाएगा ऐसा। होमोजाइगस रिसेसिव की बात करते हैं तो क्या जाएगा, HbS ये हो जाएगा कन्फर्म अफेक्टेड। क्यों,
होमोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट की बात की है, नहीं कॉज करेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसीलिए क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव वाला केस होगा, HBS, ये इसको सिकल शेप्ड बना देगा, कंफर्म याद रखना। सिर्फ रिसेसिव के केस में रिसेसिव का ट्रेट ही उसको अफेक्टेड बनाएगा ऐसा, ठीक है। अब तुम्हें एक बात बताऊं, यहाँ से ऐसे भी बना सकते हो इसको, कैसे कि मान लो HB, वही वाला केस है, HBA कैपिटल वाला है, ये तो है आपका नॉर्मल। या एक और बात बताऊं, इसको ऐसे बनाओ जरा, HB कैपिटल, ये बनेगा नॉर्मल, HB कैपिटल S, HB स्मॉल s, ये बनेगा हेट्रो, क्या बनेगा, हेट्रो, या इसे ही कंडीशन बोला जाएगा कैरियर, क्या बोला जाएगा, कैरियर, क्योंकि ये तो है आपका डोमिनेंट, ये वाला तो है आपका डोमिनेंट, और ये वाला क्या है बेटा, रिसेसिव। जबकि तीसरा केस जो बनेगा HB स्मॉल s, HB स्मॉल s, और ये कन्फर्म बनेगा आपका अफेक्टेड, क्या बनेगा, अफेक्टेड, या इसी को क्या होगा बेटा, इसी को होगा डिजीज, यही हो जाएगा सिकल शेप्ड। क्वेश्चंस में दिखाएंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आओ जरा, अब सिकल शेप में बात क्या करते हैं कि यहां पर होता क्या है, ये जो डिफेक्ट आता है, ये डिफेक्ट क्यों आता है, किस वजह से आता है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, जो ब्लड होता है उसमें दो चेन होती हैं, और वो चेन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका ब्लड है, इसमें दो चेन है, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है। यहाँ पर क्या होता है, जो बीटा चेन में छठी पोजीशन पर, छठा पोजीशन है, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6, इस छठी पोजीशन में 1 2 3 4 5 6, इसका जो होता है ये ग्लूटामिक एसिड बेटा, ये बदल जाता है किसमें, वेलिन में, किसमें बेटा, वेलिन में। और ग्लूटामिक के लिए हम लोग यहाँ पर कोड करेंगे GAG, और ये वाला कोड बदल जाएगा किसमें, GUG में। तो वो GUG बताएगा किसको बेटा, वेलिन को, किसको बताएगा, वेलिन को। आ जाओ, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ग्लूटामिक एसिड की वजह से, और वहां पर क्या हो जाएगा, बाई वेलिन, ग्लूटामिक होगा और वो चेंज हो जाएगा किसमें, वेलिन में बदल जाएगा ऐसा। कौन सी पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर, किसकी 6th पोजीशन पर, बीटा चेन की 6th पोजीशन पर, या बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर, ठीक है जी। चलो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, कई बार आ रखा है ऐसा। दिस इज ड्यू टू, कब और क्या है, ये है सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, और उसमें क्या होगा, देखो GAG के प्लेस पर आगे क्या आ जाएगा, GUG, ठीक है जी। चलो, ये नॉर्मल RBC है, इसका शेप कैसा हो जाएगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा। तो यहां पर दे रखा है ये GAG का DNA है, ये नॉर्मल है आपका GAG, जब इसका बनेगा RNA, ये DNA का था, ये नॉर्मल RNA बनेगा, तो GAG होगा। अब इससे बनेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या दे देगा इसका आगे, सिकल शेप्ड का HBS वाला, इसका भी RNA सेम ऐसा ही बनेगा। तो देखो, पहली चेन वेलिन के प्लेस पर वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, और 6th पोजीशन पर क्या है, ग्लूटामिक, और वहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेलिन आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा ऐसा। और ये है HBA पेप्टाइड, नॉर्मल चेन तो ऐसा होता है किसी भी इंसान का RBC का चेप ऐसा, लेकिन इसमें क्या होगा, जब इसके 6th पोजीशन पर यहाँ चेंज आ जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन का चेन कैसा हो जाएगा, S पेप्टाइड, यानी कि ये हो जाएगा बेटा आपका अफेक्टेड, और इसके होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका शेप बदल जाएगा, इसका शेप हो जाएगा चेंज, इसका शेप हो जाएगा सिकल शेप, ठीक है ना, क्लियर है बच्चा। चलो आगे बात करते हैं। देखो मैं क्या बता रहा था, ये डायग्राम देखो कितना बेहतरीन डायग्राम दे रखा है। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो ये आपको सामने से दे रखा है डायग्राम, ये मुझे दिख रहा है, ये जो RBC दिख रहा है मेरे को साइड से दिख रहा है बेटा, ये वाला RBC, ठीक है। ये आपको MBBS में बताया जाएगा क्या है कि अगर इसके शेप की बात कर रहा हूं ऐसा, ये डायग्राम बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको डंबल लाइक, कैसा दिख रहा है बेटा, डंबल लाइक। ये डायग्राम ऐसे और ये ऐसे बना हुआ पूरा का पूरा RBC, ये है बाइकनकेव नॉर्मल RBC है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। इसका शेप कैसा हो जाता है बेटा, ऐसा, लाइक आधे चांद के जैसा, मींस ये हो जाता है आपका शिकल शेप्ड। कैसा हो जाता है बेटा, शिकल शेप्ड। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, अगर शिकल शेप हो गया है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये RBC थी,
ये बाइकनकेव थी, इजीली ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर पा रही थी, लेकिन क्या होगा जब ये शिकल शेप्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये रुक जाएगा, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करा देगी, ऐसा ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अब समझ में आ रही है ना क्या प्रॉब्लम है। तो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन क्या करेगा, म्यूटेट होने से हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल हो जाएगा अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। हमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, और वो बाइकॉन्केव से कैसा हो जाएगा, शिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नो। चले आ जाओ बात करते हैं, अगला लेते हैं पॉइंट नेक्स्ट वन। और अगला क्या है बेटा, नेक्स्ट वन है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या है बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे चलते हैं, उन मेटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक बड़ी बात तो ये है कि ये जो होता है इनबॉर्न एरर है, जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है, बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, बेबी बन रहा होता है, उसी टाइम पर ये होता है। एक बात तो ऐसा, इनबॉर्न एरर इसलिए बोलते हैं, बेबी बन रहा होता है वहीं पर कुछ ना कुछ एरर आ जाता है मेटाबॉलिज्म के टाइम पर ऐसा। तो क्या होता है, इसको भी बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। मैंने आपसे बोला कि मेरे को बस दो ही पढ़ने हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। पहली बात इनबॉर्न एरर, दूसरी बात ऑटोसोमल रिसेसिव। आगे बात करते हैं, ये क्यों होता है, ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है इसमें हो जाता है चेंज, या इसमें हो जाता है म्यूटेशन। क्यों, ये क्या करता है, दिस एंजाइम कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड है, फिनाइलएलेनिन को बदलता है किसमें, टायरोसिन में। अच्छा समझो मेरी बात, ऐसे है बात कि जो है ना, मान लो ये है अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलेनिन। ये क्या है जी, ये है फिनाइल एलेनिन। ये बदलता है किसमें, टायरोसिन में। ठीक है, इसको बदलवाता कौन है, इसको बदलने वाला एंजाइम है, कौन है, वो एंजाइम है बेटा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है। ये एंजाइम है, ये इसको इसमें कन्वर्ट करवाता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि इसमें चेंज आने से ये बदल नहीं पाता, कोई मेटाबॉलिक पाथवे हो जाता है, मेटाबॉलिक पाथ हो जाता है डिस्टर्ब, तो ये आगे इसमें बदल नहीं पाता है। तो ये यही क्या होगा, ये जो है इकट्ठा हो जाता है बेटा, ये क्या होता रहता है, रेजिड्यू की फॉर्म में, रेजिड्यू की फॉर्म में क्या होता रहता है, कलेक्ट, किसकी फॉर्म में, फिनाइल पायरुविक एसिड के रेजिड्यू की फॉर्म में क्या होता रहता है, इकट्ठा। और उसके बहुत सारे फिनोटाइप्स हमारे देखने को मिलते हैं ऐसा। तो क्या देखने को मिलता है, आओ जरा, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक दिस एंजाइम, तो जो इससे अफेक्ट होगा उसमें तो एंजाइम नहीं बनने वाला, बिल्कुल नहीं बनने वाला, सही बात है। उसके बदले में क्या होगा, उसके रिजल्ट में क्या होगा, ये होगा कि जो फिनाइल एलेनिन बन रहा था, बदल रहा था टायरोसिन में, वो बदलेगा नहीं, वो क्या होगा, वो इकट्ठा होता रहेगा, बस अब इकट्ठा होता रहेगा। और किस में इकट्ठा होता रहेगा, कन्वर्ट इनटू, बदलना चाहिए था टायरोसिन में, लेकिन क्या होता रहेगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में ये इकट्ठा होता रहेगा, और उसके डेरिवेटिव्स की फॉर्म में। बात समझ में नहीं आई, फिर से समझो, कहने का मतलब ये है कि जो है एक अमीनो एसिड है, उसमें हो जा एक एंजाइम, उसमें चेंज आने की वजह से क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन है वो बदलना चाहिए था किसमें, टायरोसिन में, लेकिन अब उस एंजाइम में चेंज हो गया तो वो उसको बदल नहीं पा रहा है उसमें, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदल पा रहा है। एंजाइम कौन सा है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, नहीं बदलेगा तो क्या होगा, वो इकट्ठा होता रहेगा, किसकी फॉर्म में इकट्ठा होता रहेगा, वो इकट्ठा होता रहेगा फिनाइल पायरुविक एसिड की फॉर्म में। ठीक है ना, जब वो इकट्ठा होता रहेगा तो क्या होगा, उसके इकट्ठा होने से हमारी बॉडी में हमें बहुत सारे फिनोटाइप्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होगा, जरा समझो, एक नॉर्मल इंसान है, उसमें क्या होता है, डाइटरी प्रोटीन है, ये डाइटरी प्रोटीन क्या है, इसको तोड़ता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड का बदलना जरूरी है किसमें, टायरोसिन में। अगर टायरोसिन में बदलेगा तो हमारी बॉडी में प्रॉपर काम होता रहेगा, किस किस का, मेलानिन का, प्रोटीन का, और किसका बेटा, डोपामाइन का। ठीक है ना, लेकिन क्या होगा
कि जब ये एंजाइम है, ये एंजाइम प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ये फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज जो है ये इसको इसमें नहीं बदल पाएगा। अभी तो बदल रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है। अब देखो अफेक्टेड पर्सन है फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला पर्सन, उसमें ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलता, किसमें बदलता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में। तो उसके बहुत सारे फिनोटाइप्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। क्या क्या, मेंटल रिटार्डेशन, लॉस ऑफ हेयर, स्किन पिगमेंटेशन, ये सब चीजें हमें वहां देखने को मिलेंगी उसके अंदर में। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ, बात करते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और देखो क्या कह रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड जिसमें वो बदल रहा था एंड अदर डेरिवेटिव्स ये हो जाएंगे इकट्ठे। अब इकट्ठा तो होना ही है क्योंकि बदलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या होगा, इन ब्रेन, अगर ब्रेन में जाएगा तो उसके बदले में मेंटली कर देगा रिटार्ड। एक बात तो इसका पहला वाला फिनोटाइप क्या है बेटा, जो फर्स्ट फिनोटाइप है, अगर ये ब्रेन में जाएगा तो कर देगा मेंटली रिटार्ड। एक बात, सेकेंड पॉइंट क्या है, दीज आर आल्सो एक्सर्टेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। इसका किडनी के द्वारा, देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि भैया कौन है जिसका किडनी के द्वारा पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, कौन है, फिनाइल पायरुविक एसिड, ठीक है ना। अब इसका बॉडी में भी कोई वो नहीं होता, क्या बोलते हैं आपका, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, पुअरली एब्जॉर्ब करती है, तो ये क्या करता है, एक्सक्रीट हो जाता है किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, ऐसा। तो आपको दिख रहा है इसकी बॉडी पे स्किन पिगमेंटेशन दिख रहा है। एक बात यहां पर क्या बोला है, एक डायग्राम दिखाया है और डायग्राम की हेल्प से बता रहा है, कैसे मैं समझाता हूं। अनअफेक्टेड कैरियर फादर है, अनअफेक्टेड कैरियर फादर है, देखो वर्ड फादर के लिए हुआ है, अनअफेक्टेड कैरियर मदर है। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ कि ये फादर से एक अफेक्टेड है, ये मदर में भी एक अफेक्टेड है, ये पहले का पहले के साथ ये बनेगा आपका अनअफेक्टेड, 2 आउट ऑफ 4 में से ये रहेगा अनअफेक्टेड। दूसरा वाला क्या है, पहले का दूसरे के साथ, ये कहेगा अनअफेक्टेड विद कैरियर, ये कैरियर है। तीसरा वाला ये भी क्या है, कैरियर है बेटा। और चौथा वाला क्या है, दोनों का जीन्स आएगा तो ये हो जाएगा अफेक्टेड। कैसे हो जाएगा, अफेक्टेड। कहने का मतलब आउट ऑफ 4 4 बच्चे होते हैं इसको, क्योंकि 4 में से एक बच्चा तो होगा बिल्कुल कैसा, अफेक्टेड। 2 बच्चे होंगे कैसे, कैरियर, जिनमें साइन एंड सिम्टम होंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे, और एक बच्चा होगा इनका कैसा, नॉर्मल। कैसा होगा बेटा, नॉर्मल होगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में ऐसा। इसका क्वेश्चंस मैं आपको अलग से कराऊंगा, वो समझाऊंगा बिल्कुल ऐसा। एक और है, पहले जो बीमारी था वो था आपका पहले हीमोफीलिया, अभी उसी से जान पहचान थोड़ा सा आया है, यह है थैलेसीमिया। ब्लड का वो भी, ब्लड का ये भी, एक्चुअली उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। यहां क्वांटिटी की बात करते हैं, वहां क्वालिटी की बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा उसके बारे में समझेंगे जरा। थैलेसीमिया, थैली से समझ रहा नाम, थैलेसीमिया, थैला, भर लो जितना थैला, या तो थैले में कमी या ज्यादा, ऐसा। तो फिर वही बात, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, तो अब हम चारों के चारों को पढ़ रहे हैं, और वो है आपका ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव। ये किसकी बीमारी है, ब्लड की। अब ब्लड की बीमारी है तो कैसी है, आओ जरा समझते हैं। फिर मैंने बताया ब्लड में हीमोग्लोबिन उसका पिगमेंट, और उसके पास 2 तरह की चेन, अल्फा चेन और बीटा चेन, ठीक है। आ जाओ, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहां से, अनअफेक्टेड कैरियर यानी कि हेट्रोजाइगस पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि यहां से जाता है कहां, ऑफस्प्रिंग के पास जाता है। एंड इट इज ड्यू टू म्यूटेशन और डिलेशन। अल्टीमेट रीजन क्या है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन जाती है इसका। थैलेसीमिया होता है किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से या डिलेशन की वजह से। यहां से कुछ डिलीट हो जाए या इसमें हो जाए म्यूटेशन, ठीक है। ये होगा कहां पर, देखते हैं जरा। होगा तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की चेन में ही होगा। आगे बात करते हैं इसके रिजल्ट में। इट्स रिजल्ट इन रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द, या तो अल्फा या बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा किसमें, चेन में, अल्फा या बीटा चेन में। इसके बदले में ये फॉर्म करता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड कॉज करता है एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी। एनीमिया बोले तो कमी, किसकी कमी, ब्लड की, है ना भैया। इसलिए बोला गया है कमी हो जाना, थैलेसीमिया, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। देखो वर्ड आ रखा है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया कैसा है, क्वांटिटेटिव। हीमोफीलिया कैसा है, क्वालिटी। वहां पर इसकी क्वालिटी इफेक्ट आती है, यहां पर इसकी क्वांटिटी इफेक्ट होती है, ऐसा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं जरा। सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, यहां पर क्या होगा, थैलेसीमिया के बारे में बोला है कि क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सिंथेसिस ऑफ फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, मे बी कमी हो जाएगा ऐसा। सिकल सेल एनीमिया इज ए, और कैसा है देखो, सॉरी मैं बोल रहा था क्या आपका हीमोफीलिया, नो दैट इज सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया में तो ब्लड का लॉस होता था ना, सिकल सेल में उसका शेप चेंज हो जाया करता था ऐसा। सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, सिंथेसिस ऑफ एन इनकरेक्टली फंक्शनल ग्लोबिन। वहां पर क्या था, वहां पर बन रहा था लेकिन प्रॉपरली नहीं बन रहा था, यहाँ पर कमी हो रहा है, वहां पर इम्प्रॉपर बन रहा है, तो इसलिए वहां पर बोला बनना चाहिए था क्वालिटी ऐसा, बना क्वालिटी कुछ और, इसलिए उसको बोला क्वालिटेटिव। यहाँ क्वांटिटी यहाँ पर कमी हो जाता है, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव, उसको बोला जाता है क्वालिटेटिव। अगली बात करते हैं, मैंने बताया दो चेन है, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। अगर यहां पर क्या दे रखा है HbA1 HbA2, ठीक है, और ये हमें अल्फा चेन वाला देखने को मिलेगा कहां पर, ध्यान रखना यही इसका क्वेश्चन है, ये हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम नंबर 16 पर। वो कहां देखने को मिलता है बीटा वाला, क्रोमोसोम नंबर 11 पर देखने को मिलेगा ऐसा। HbA1 HbA1 HbA2 HbA2, ये दोनों के दोनों कहां है, पास पास लिंक्ड कह सकते हैं ऐसा। कहां देखने को मिलता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर देखने को मिलता है। बेस्ड ऑन द चेन अफेक्टेड, जब चेन अफेक्ट होती है, थैलेसीमिया इज टू टाइप, अल्फा और कैसा, बीटा। चेन का अफेक्ट कैसे होता है, तो उसके बेस पर इसको रखा गया 2 के नंबर पर। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है यहां से कि इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स है अल्फा और बीटा, किसके बेस पर है, बेस्ड ऑन उस पर जैसे कि चेन का क्या होता है अफेक्ट, चेन होती है अफेक्ट, अल्फा चेन अफेक्ट हुई या बीटा चेन अफेक्ट हुई, उसके बेस पर ये कितने टाइप का है बेटा, ये है तब आपका 2 टाइप का है, ठीक है जी। चलो आ जाओ, तो यहां पर क्या बोला है कि हीमोग्लोबिन ये आपकी आरबीसी है, इस आरबीसी को इन डिटेल में और भी ज्यादा देखेंगे तो जरा देखो क्या है, इस आरबीसी में 2 चेन है, एक चेन ये रही बेटा आपकी अल्फा चेन, ये वाली चेन, एक चेन ये रही आपकी बीटा चेन, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चेन है यहाँ पर, इसमें बीच में क्या दे रखा है आपका अल्फा चेन है, एक और बीटा चेन है, तो यहाँ पर चेन अफेक्ट हो रही है अल्फा वाली, इसलिए बोला अल्फा थैलेसीमिया। तो क्या बोलता है, इट इज या हेयर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, एक बात अल्फा थैलेसीमिया बोला इसीलिए था। इट इज कंट्रोल्ड बाई 2 क्लोजली लिंक्ड, दोनों के दोनों कहाँ है, क्लोजली लिंक्ड है ये दोनों के दोनों जीन्स, कौन कौन से हैं, हीमोग्लोबिन A1 एंड हीमोग्लोबिन A2, ऑन कहां पर, हीमोग्लोबिन A1 एंड हीमोग्लोबिन A2, 2 चेन है, तो ये दोनों के दोनों कहां है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 पर हैं। जितनी भी पेरेंट होंगे उन सभी पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर 16 पर ही देखने को मिलेगा ऐसा। एक बात तो ये यहां से, अब क्या कह रहा है, अगर म्यूटेशन हो जाएगा या डिलीशन हो जाएगा ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन, किसी भी इन 4 में से एक में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन या डिलीशन हो जाएगा, यही कॉज कर देगा द डिजीज, क्या कॉज कर देगा, बीमारी। और क्या कहता है, द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड, ज्यादा से ज्यादा जीन अफेक्टेड होंगे तो बीमारी ज्यादा हो जाएगी, बीमारी ज्यादा हो जाएगी तो चेन कम से कम बनेगी, इसलिए बीमारी बड़ी होगी। तो यहां पर क्या है, ज्यादा जीन अफेक्टेड तो ग्लोबिन का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा ऐसा। और यहां पर बोला है अल्फा थैलेसीमिया, क्योंकि अल्फा ग्लोबिन चेन पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है ऐसा। वो अल्फा ग्लोबिन चेन कौन से नंबर क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 16 पर हमें देखने को मिलता है ऐसा। चलो ठीक, अभी दूसरा वाला बात करते हैं, और जो सेकंड वन है प्यारे बच्चे वो क्या है, वो है आपका बीटा थैलेसीमिया बेस्ड ऑन द चेन। ये कौन सी चेन पर होगा, ये होगा बीटा ग्लोबिन चेन पर। यहां कहां प्रॉब्लम आएगी, बीटा ग्लोबिन चेन में। आ जाओ, यहां कौन से क्रोमोसोम नंबर पर प्रॉब्लम आएगी वो देख लेते हैं जरा। तो यहां पर जो प्रॉब्लम आएगी, जिस क्रोमोसोम पर प्रॉब्लम आएगी वो क्रोमोसोम नंबर है आपका 11। कौन सा है बेटा, 11। आ जाओ, यहां पर कह रहा है हेयर प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वहां पर अल्फा का, यहां पर बीटा का। इट इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन HBB, वो HbA1, ठीक है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ये कौन से क्रोमोसोम पर, ये 11 पर। वो कौन से क्रोमोसोम पर, वो 16 पर। वहां पर HbA1 एंड HbA2, यहां पर HbB, ऐसा बोल दिया गया है। ऑफ ईच पेरेंट म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन्स कॉज द डिजीज, म्यूटेशन होगा एक का और 1 और बोथ द जीन्स, ये क्या कर देगा बेटा, ये कर देगा बीमारी। क्या कर देगा जी, बीमारी। अब ये कोई पर्सन है अफेक्टेड है, मान लो ये दे रखा है HbB, ये 2 है चेन, ये कौन से क्रोमोसोम पर आपको देखने को मिल रहा है,
क्रोमोसोम नंबर 11 पर हमें देखने को मिल रहा है ऐसा। ठीक है, बाकी यहाँ पर कोई बात, फिर से वही सेल, वही आपकी आरबीसी, आरबीसी में कितनी चेन, 2 चेन, अल्फा चेन और बीटा चेन, दूसरा वाला अल्फा चेन बीटा चेन, बीच में जो मॉलिक्यूल है वहाँ पूछा जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मेटल देखने को मिलता है वो कौन सा है, वो होता है आपका आयरन। क्या है बेटा, आयरन। और क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है हेलिकल शेप ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। शेप कैसा है, हेलिकल है। कैसा है बेटा, हेलिकल, आपस में एकदम गोल 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 घूमा हुआ है ऐसा। दोनों के बारे में समझ में आया। इसको बोलता है क्वांटिटेटिव और सिकल सेल को बोला जाता है क्वालिटेटिव। चलो आगे बात करते हैं, इन सब के ऊपर वहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, वो आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में। अभी बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर ओवर होता है, उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है बेटा, ये है आपका क्रोमोसोम का डिसऑर्डर। कन्फर्म बात ये आती है कि यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो वहाँ कहाँ हुई है, क्रोमोसोम में हुई है। ये क्रोमोसोम या तो आ जाएगा कम, लेस आएगा, या आएगा एक्सिस में आएगा, कम आए, ज्यादा आए, या एबनॉर्मल हो जाए। क्या हो जाए बेटा, एबनॉर्मल हो जाए। 3 बातें ऐसा। जरा देखते हैं और समझते हैं। द डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस, और एब्सेंस बोले तो कमी, और एक्सिस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आएगी तब भी वो प्रॉब्लम ही है, एक से ज्यादा में तब तो प्रॉब्लम काउंट ही है। ठीक है, या तो कमी हो जाए, या ज्यादा हो जाए, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, ऐसा कह रहा है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप के। एक तो है आपका एन्यूप्लॉयडी, जहां हमें एन कुछ कमी देखने को मिल रही है शायद ऐसा। दूसरा बोल रहे हैं पॉलीप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी यहां पर पूरा का पूरा सेट ही चला जाता है साथ में, एक्स्ट्रा ऐसा बोला जाता है। आओ जरा समझते हैं क्या है एन्यूप्लॉयडी के बारे में और क्या है पॉलीप्लॉयडी के बारे में। तो पहला केस जिसको हम लोग डिस्कस करने जाएंगे वो है आपका एन्यूप्लॉयडी। आपको ये बात अभी समझ में आए या ना आए, पर पॉइंट ये जरूर समझ में आना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि इट इज द, या तो गेन हो गया है या लॉस हो गया है, किसका, क्रोमोसोम का, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। जब रिडक्शन डिवीजन हो रहा था, क्रोमोसोम अलग अलग हो रहा था, तब क्या कहता है, तो गेन हो जाए या क्या हो जाए बेटा जी, लॉस हो जाए, किसका, क्रोमोसोम का। ड्यू टू किसकी वजह से हुआ सब कुछ, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। या क्रोमोसोम का जो पार्ट है उसमें अंदर जो चेन देखने को मिलती है, ये कौन है, क्रोमेटिड। कौन है बेटा, क्रोमेटिड से। ये क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा करने में प्रॉपरली ये क्रोमेटिड समर्थ नहीं थे, ये हो गया फेल, तब ये प्रॉब्लम आई है ऐसा। इसको बोला जा रहा है एन्यूप्लॉयडी। क्या बोला जा रहा है, एक बार फिर से बोलता हूं, या तो गेन हो जाए या लॉस हो जाए, किसका, क्रोमोसोम का। किसकी वजह से, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पर। ऐसा क्या बोला गया है, ये एक सेल है ए, ये एक सेल है बी। इन दोनों सेल में क्या होगा, मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगा तो लास्ट में क्रोमोसोम कहाँ जाएगा, एंटीपोल की तरफ जाएगा ऐसा। यहां पर भी एंटीपोल की तरफ जाएगा ऐसा। खिंचाव होगा, तो खिंचाव होने से क्या होगा, क्रोमोसोम चला गया अलग अलग पोल पर, चला गया। उसके बाद क्या होगा, आधा इधर आधा इधर, 1 2 1 2 टोटल सेल बन जाएंगी। मियोसिस 2 आएगा, मियोसिस 2 में फिर से क्या होगा, क्रोमोसोम अलग अलग पोल पर फिर जाएगा, एंटीपोल की तरफ भागेगा, ये भाग रहा है यहां से, और 1 से टोटल सेल बन जाएंगी कितनी, 4। कितनी बन जाएंगी, 4। यहां तो बनी नॉर्मल, लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर ये होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आ गया n+1 वाली कंडीशन। यहां नॉर्मल, यहां भी नॉर्मल, यहां एक कम हो गया, यहां एक ज्यादा हो गया। इसमें दिखाया सब में एक एक पेयर आना चाहिए था, दोनों से एक एक क्रोमेटिड आता है, लेकिन यहां 3 क्रोमेटिड हो गया है, यहां पर एक क्रोमेटिड कम हो गया है, यहां पर पेयर में है, यहां तो ठीक है। तो यहीं पर क्या बोला जाता है, कंडीशन अलग है। जब क्रोमेटिड कम होगा तो उसको बोलते हैं, एक कंडीशन है डिप्लॉयड सेल है, इस डिप्लॉयड सेल में सारे का सारा क्रोमोसोम दे रखा है, डिवीजन होता है तो क्रोमेटिड कैसा जाता है, हाफ हाफ जाता है, मदर और फादर का हाफ हाफ, कभी ज़्यादा कभी कम चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वही कॉज कर देगा प्रॉब्लम। क्या कॉज कर देगा, प्रॉब्लम। अब ये जो दे रखा है ये मेरे कहीं सिलेबस का पार्ट नहीं है, नल्लीसोमी 2n-2 वाली कंडीशन, मोनोसोमी 2n-1 वाली कंडीशन, और ये जरूर इंपॉर्टेंट है मोनोसोमी का। तो मोनोसोमी एक और है ट्राइसोमी 2n+1, तो ये है 2n+1 वाली कंडीशन है, 1 2 3, और यहाँ पर हो जाएगा एक एक्स्ट्रा, ये भी जाना चाहिए था बराबर, ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तब इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये ट्राइसोमी वाली कंडीशन क्या है और कहाँ पर देखने को मिलती है।
ये ट्राइसोमी की कंडीशन हमें देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 पर। यानी कि जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सबके पास एक एक जोड़ा होगा, एक मदर एक फादर का। वहां पर एक जो पेयर होगा 21 वाला पेयर, वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी बोलेंगे उसको। तब ऐसा आ जाओ जरा, आओ। तो पहली कंडीशन दे रखी है एन्यूप्लॉइडी। क्या कंडीशन दे रखी है बेटा? एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में नलिसोमी बोला जाता है, नल 2n-2 आ क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉयड सेट। डिप्लॉयड सेट से एक क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। हालांकि कहीं पूछता नहीं है नलिसोमी को ऐसा। मोनोसोमी 2n-1 आ क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉयड सेट। यहां पर भी आ क्रोमोसोम पेयर इज लॉस्ट फ्रॉम ऑन डिप्लॉयड पार्ट, यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, आ क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉयड सेट। अगला क्या है? ट्राइसोमी। ये दोनों कंडीशन तो क्या है? बिल्कुल सेम है। ये ट्राइसोमी में क्या कहता है? 2n+1 आ क्रोमोसोम इज एडेड। क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा टू डिप्लॉयड सेट। डिप्लॉयड सेट के साथ में ऐड हो जाएगा। ये है डिप्लॉयड, इस सेट के साथ में डिप्लॉयड, ये क्या हो जाएगा बेटा? एक ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे ट्राइसोमी। टेट्रासोमी 2 क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे डिप्लॉयड सेट के साथ में। देखो भैया जी, कहाँ है 2 क्रोमोसोम, कहाँ पर ऐड हो जाएंगे? टेट्रासोमी की कंडीशन है, या मोनोसोमी वाली कंडीशन दिखाई है यहाँ पर ऐसा। टेट्रासोमी की कंडीशन के बारे में कहीं बात नहीं करता। एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट कौन सा है बेटा? वो पॉइंट है आप लोगों के लिए ये ट्राइसोमी। क्या है जी? ट्राइसोमी। ठीक है, क्या होगा? एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? ऐड, डिप्लॉयड सेट के साथ में एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। और ये कहां पर देखने को मिलता है? क्रोमोसोम नंबर 21 की पोजीशन पर। अगला बोल रहा है पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी। अब यहां पर क्या होता है? ये जनरली एनिमल में देखने को नहीं मिलता, ये देखने को मिलता है प्लांट्स में। ठीक है, यहां पर क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज एन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पूरा सेट ही बढ़ जाता है ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन होता है तब, आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जो टीलोफेज स्टेज है, जब उसमें होता है साइटोकाइनेसिस, तो उसके बाद क्या होगा? पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तब इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग क्या? पॉलीप्लॉइडी। ध्यान रखो, क्रोमोसोम का पूरा सेट बढ़ जाए, तब उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं पॉलीप्लॉइडी। और ऐसी कंडीशन हमें जनरली ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती। ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसमें? प्लांट्स में। देखो, दिस इज वेरी रेयर इन ह्यूमन, रेयर, वेरी रेयर, लेकिन हमें देखने को मिलती है किसमें बेटा? प्लांट्स में। किसमें देखने को मिलती है? प्लांट्स में देखने को मिलती है। तब ऐसी कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है जी, चलो, ये अभी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डिप्लॉयड है पूरा, सबका डबल सेट है। मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद में क्या होगा? अनरिड्यूस्ड गैमेट होता है, रिड्यूस ही नहीं हुआ है गैमेट ऐसा। उसके बाद जब सेल फर्टिलाइजेशन होगा तो सबका सब एक साथ आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना? चलो अगली बात करते हैं। अगली बात में जो यहाँ पर दे रखा है आपका, ये पहला वाला है जिसको मैंने बोला है आपका ट्राइसोमी। क्या कहता है कि भैया जी, इसी को हमने नाम दिया है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम दिया है? डाउन सिंड्रोम, या इसी को बोलते हैं मंगोलिज्म। क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। यहाँ क्या होता है? 21वें जोड़ा, जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम होता है, वहां पर एक कॉपी आ जाती है एक्स्ट्रा, तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा जोड़ा कंप्लीट है अभी तक। 13 14 15 16 17 कंप्लीट है बिल्कुल पेयर। 18 19 20 और 21 पे आकर के एक कॉपी आ जाती है एक्स्ट्रा। 2 होनी चाहिए थी, कॉपी आ जाएंगे कितना? 3। इसलिए इसको बोलते हैं इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी। एक कॉपी आ जाएगी, क्या? एक्स्ट्रा आ जाएगी। किसकी? क्रोमोसोम की। और कौन से नंबर पर? क्रोमोसोम नंबर 21 पर। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राई मीन्स 3, सोम मीन्स सोमा बॉडी। कौन सी बॉडी? क्रोमोसोम की बॉडी। तो ट्राइसोमी ऑफ 21। इससे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट क्या बनेगा? वो बनेगा आपका, होता है ऑन एन एवरेज, ये बनता है 44 + XY। ऐसा बनना चाहिए था। यहां पर क्या बन जाएगा अब? 45 + X, तो टोटल हो जाएगा 47, या यहां से भी 45 + XY, यहां से भी बन जाएगा 47।
एक क्रोमोसोम हो जाएगा एक्स्ट्रा। कैसा हो जाएगा बेटा जी? एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम बन जाएंगे टोटल 47। ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है किसके केस में? डाउन सिंड्रोम के केस में। अब अगर ये देखने को मिलेगा तो यहाँ पर बहुत सारा इसका जीनोटाइप भी चेंज हो गया है। जीनोटाइप चेंज होगा तो इसका फिनोटाइप भी चेंज होगा, और आपको दिख रहा है इसका फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर ऐसा। आओ जरा आगे दिखाते हैं आपको क्या है। ये जो बच्चा होगा आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो टंग है ना, टंग, इसमें कुछ लाइनिंग बन जाती है, इसको बोलते हैं फरो टंग। माउथ रहता है ओपन, हेड होता है, मतलब इनका जो हेड है ना वो राउंडेड रहता है हेड ऐसा। तो क्या लिखा है? शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है विद स्मॉल राउंड हेड। सर छोटा होगा लेकिन राउंड होगा, गोल होगा ऐसा। चेहरा जो है ब्रॉड फेस होगा, चेहरा जो फेस है वो कैसा होगा? फ्लैट होगा, फ्लैट और बड़ा होगा ऐसा। सर छोटा होगा, तो ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, राउंडेड हेड होगा, इनका टंग बाहर निकला होगा, कभी कभी माउथ से सलाइवा भी आता रहता है, ओपन माउथ रहता है, मेंटली रिटार्ड रहते हैं थोड़े से ऐसे, इनको हार्ट डिजीज रहती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो एक तो इनका जो ये जो है फेस ये फ्लैट है, जनरली फ्लैट है, सर गोल है, माउथ ओपन है, टंग में क्या रहता है? फरो टंग रहता है ऐसा। ये इनके फीचर्स हैं। और क्या है? और बात देखो, हमारी जो होती है फिंचेस, यहाँ पर हाथों में जो लाइंस पड़ी होती है ना, ये सब लाइंस इनमें भी होती हैं, लेकिन क्या है इनकी जो फिंगर देखो, फिंगर एक तो इनकी फिंगर क्या है? छोटी है, ठीक है ना। तो भैया ये नॉर्मल जो लिखा हुआ है क्रीज होती है, क्रीज इस पर ज़्यादा हो, सिमियन क्रीज देखने को मिलता है, एक ही दो लाइन देखने को मिलती है। अगर हम अपने हाथ को ऐसे करते हैं, ये भी कर पाते हैं क्योंकि हाथ ही छोटा है, हम करते हैं तो ऐसे लाइनिंग बनती है। इनका हाथ ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल दो पार्ट्स में हो गया हो ऐसा, यहाँ से, ठीक है जी। देखो आप मेरे हाथ को देख पा रहे होगे, बिल्कुल ऐसा, यहाँ पर कुछ लाइनिंग बनी हुई है एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। इनके यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता क्योंकि हाथ का साइज ही छोटा है ऐसा। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर विद स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, फरो बिग टंग होगी, है ना, फरो और बिग टंग होगी, बड़ी होगी, ओपन माउथ होगा, ब्रॉड पाम हथेली जो है थोड़ा बड़ा होगा, विद कैरेक्टरिस्टिक पाम, सिमियन क्रीज होगा ऐसा। मैनी लूप ऑन फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पर क्या होगा? बहुत सारे लूप होंगे ऐसा। देखो उंगलियों पर देखो कितना सारे लूप दिखाई दे रहे हैं ऐसा। रिटार्डेड फिजिकल एंड साइकोमोटर्स मेंटल डेवलपमेंट होगा। ये फिजिकल साइकोमोटर डेवलपमेंट कहने का क्या बात है? ऐसा समझो आप जैसे बैट बॉल खेलते हैं या आप कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी XYZ, मैं चलो क्रिकेट ही मान लेता हूँ क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा ज़्यादा पॉपुलर गेम हो गया क्रिकेट। जब आप क्रिकेट खेलते हैं और बॉल आपकी तरफ आती है, आपको पता है कैसे कैसे करना है, बॉल को कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, वो सारी बातें आपको यहाँ से समझ में आती हैं। ये इस बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कैच करना है कैसे नहीं करना है, कि चेहरे पे लगेगा पक्का ऐसा। आगे मेरी बात समझ में? तो क्या बोल रहा है? कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, इनमें देखने को मिलता है ये बाई बर्थ हार्ट डिजीज देखने को मिलता है ऐसा। ये कुछ फीचर्स हैं यहाँ से, इन फीचर्स को देख करके पूछ लेगा बताओ कौन सा बीमारी है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो बीमारी आता है बच्चे, और कुछ फीचर दे रखे हैं, वही पहला मैंने बताया शॉर्ट, वही फरो टंग, पार्शियल ओपन माउथ, ब्रॉड पाम, उस पर सिमियन सीज होती है, लूप होते हैं कहाँ? फिंगर टिप्स पर ऐसा। मेंटल रिटार्ड होता है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, साइकोमोटर और आपको रिटार्डेड फिजियो साइकोमोटर्स नहीं पता कर पाएंगे कि बॉल कब चेहरे पर लगने वाली है कब नहीं लगने वाली है ऐसा। इनकी मोटर नर्व स्वतंत्र रिस्पॉन्स नहीं देगी। चलो ये सारे फीचर्स हैं। अगली बात करते हैं किसका? ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कहने का मतलब क्या है एग्जैक्टली? अगर हम देखें तो एक मेल में या फीमेल में जो होता है वो होता है 44 + XX, तो ये फीमेल है, या 44 + XY ये मेल में है। अच्छा, तो यहाँ जनरली देखने को मिलता है कि मेल होते हुए भी उसमें कुछ करैक्टर देखने को मिल जाएंगे आपको फीमेल जैसे। ये मेल है 44 + XXY, ये है तो मेल, सारा कुछ मेल है, सब कुछ मेल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी बॉडी पर क्या होगा आपको देखने को मिलेगा, इसकी बॉडी का जो है, जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमैस्टिया। ओवरऑल बॉडी देखो सब कुछ मेल है, ओवरऑल बॉडी क्या है? मेल का बॉडी है, लेकिन इसकी बॉडी पर क्या है बेटा? यहाँ पर एक तो लेस हेयर और ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट। मेनली बात क्या है? ब्रेस्ट इनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। चलो जी, क्या बताता है एबनॉर्मल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? ये कैसा होगा? एक और बड़ी बात, ये होगा स्टेराइल, और ये क्या लिखा है? XXY। वाई हमेशा ऐसा होता है, ये वाई है, ये तो है नॉर्मल मेल, ये नॉर्मल है, जबकि ये कैसा हो जाएगा बेटा? यहाँ आपको चेस्ट का या ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा ऐसा। तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी XXY वाली कंडीशन हो जाएगी, और यहाँ पर भी
टोटल जेनेटिक कांस्टेंट क्या होगा, वो बनेगा जेनेटिक कांस्टेंट 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और ये बन जाएगा 44, 45, 46 और 47, क्रोमोसोम बन जाएगा 47। एक के आने से इतनी बड़ी सरदर्दी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलो अगला पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। ओवरऑल बॉडी कैसी है, मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट। हावेवर फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलेगा, इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। और फेमिनाइन में कौन सी कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन, और वो ध्यान रखना है बेटा, गायनेकोमेस्टिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा जो मेल है मेल जैसा लगेगा, लेकिन एक तो वो होगा बेटा स्टेराइल। कैसा होगा बेटा जी, एक तो वो मेल होगा स्टेराइल, एक बात। और दूसरी बात क्या है, मेंटली होगा रिटार्डेड। क्या होगा बेटा, मेंटली होगा रिटार्डेड। एग्जाम में पूछा जाता है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, यही है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ये वाला कॉन्स्टेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं, अगला वाला और लास्ट वन है बेटा, ये है आपका टर्नर सिंड्रोम। पहला डाउन सिंड्रोम मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। फीचर्स मैंने आपको बताए, ब्रॉड फेस होगा, फ्लैट फेस होगा, ओपन माउथ होगा, फ्रोटंग होगा, सिमेंसीज होगा, मेंटल रिटार्ड होगा, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होगा, ऐसा। ठीक है, वही 44 प्लस एक्स होना चाहिए, 44 प्लस एक्स होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर भी 47 क्रोमोसोम मिलता है। और एक बात ट्राइसोमी देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 पर, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, अब क्लाइनफेल्टर देखने को मिलता है मेल में, और मेल को बनाता है कुछ फीमेल के जैसा। जबकि टर्नर देखने को मिलता है कैसा, इट इज द एब्सेंस ऑफ वन क्रोमोसोम, वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल में। फीमेल क्या बनती है, 44 प्लस एक्स एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फीमेल में आ जाएगा यहाँ पर 44 प्लस एक्स नॉट वाली कंडीशन आ जाएगी भाई, ऐसा। तो ये कंडीशन फीमेल में एक्स नॉट वाली कंडीशन है, तो ये फीमेल भी कैसी हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। ये आपकी नॉर्मल फीमेल है, ये भी एक्स और ये भी एक्स, लेकिन इस फीमेल में सिर्फ एक ही एक्स है फीमेल, है फीमेल, लेकिन फीमेल जैसे करैक्टर नहीं है। ऐसी फीमेल ना तो माँ बन पाएगी, ये स्टेराइल होगी, एक बात। और क्या क्या होगा इसका जेनेटिक कांस्टेंट, 44 प्लस एक्स नॉट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45। क्लाइनफेल्टर का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, 47 है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। डाउन सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स एक्स, और 2n सोमी वहाँ पर देखने को मिलता है, ट्राइसोमी। ठीक है जी, 45 प्लस एक्स एक्स, 45 प्लस एक्स वाई। इसके कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, स्टेराइल और रूडिमेंट्रीज ओवेरीज। एक बात, एक तो स्टेराइल होगा, ओवेरीज कैसी होंगी, रूडिमेंट्री। दूसरी बात, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये देखने को मिलेगा। और क्या, ड्वार्फ होगी। और क्या, मेंटली रिटार्ड होगी, ये देखने को मिलेगा आपको फीमेल में। ठीक है जी, इनका हेयर ग्रोथ कम देखने को मिलेगा, इनका जो है, और क्या है, इनकी नेक, गर्दन भी आपको थोड़ा अजीब से देखने को मिलेगा, शायद ऐसा। तो फीमेल है, लेकिन फिर भी फीमेल वाले कैरेक्टर प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर नहीं बन पाए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेगा, स्पेशली फीमेल में देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा क्या, 44 प्लस होना चाहिए ऐसा, लेकिन होता कैसा, होता है 44 प्लस एक्स नॉट, एक एक्स कम, 44 एक 45, इसमें देखने को मिलेगा आपको 45। कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, पक्का है ना। नहीं आई तो प्लीज जो भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी कोई डाउट हो, आप तक रिक्वेस्ट है, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत बड़ा, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक, बहुत बड़ा सजेशन होता है। उम्मीद करेंगे, हम आपसे एक पॉजिटिव फीडबैक की उम्मीद करते हैं। चलिए आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।